हो रहा ही है। क्या आ रहा है? sp3 d3। अब sp3 d3 तो ज्योमेट्री रहती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एंड उसमें लोन पेयर कहाँ पे लिखते हैं भाई? हाँ, नीचे लिखते हैं, मतलब इक्वेटर एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। तो ये ऐसे 6f आ गए एंड नीचे आ गई एक लोन पेयर। ये बना पा रहे हो सब जन? ये बना लिया सबने पक्का? फिर बाद में इसके नीचे लिखना नॉट ऑब्जर्व्ड, मतलब ये ऐसे दिखता नहीं है। जब हम लोगों ने इसके क्रिस्टल स्टडी किए हैं, फिर बाद में इनके स्ट्रक्चर्स को रिड्यूस किया, तो अपने को पता चला कि एक्चुअल में ये ऐसे दिखता है। नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे कुछ तो कमी है, क्या कमी है बे? लोन पेयर। वेरी नाइस, गुड। तो दिस इज ऑब्जर्व्ड। अब तो ये लोन पेयर यहाँ पे ऐसे पड़ी रहती है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इधर ही रहेगी ऐसे है क्या बे? नहीं, ये किधर भी, मतलब ये स्ट्रक्चर में किधर तो पड़ी रहती है, ठीक है। अब ये लोन पेयर क्या करेगी? बाकी बॉन्ड्स को रिपेल करेगी। अब रिपेल करेगी तो ये थोड़े से बॉन्ड्स ऐसे दूर चले जाएंगे, तो ये ऑक्टाहेड्रल एकदम परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल रहेगा क्या? तो इसे बोला जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या मिलता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। समझ में आ रहा है? ये तुम लोगों को याद ही रखना है, ठीक है। ओके, तो अब ये इतना ही याद रखना है वैसे तो, बट थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। अब ऐसा होने का रीजन क्या रह सकता है, ठीक है। तो मतलब देखो भाई, ज्योमेट्री किसकी वजह से डिटरमाइन होती है? ओके, याद नहीं होगा तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की वजह से होती है। हम लोगों ने वो वीबीटी के पॉइंट्स में, हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट में लिखा हुआ है, ज्योमेट्री किसकी वजह से डिटरमाइन होती है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की वजह से, या फिर हाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर की वजह से। नहीं, ये लोन पेयर, बट अभी ज्योमेट्री इस लोन पेयर की वजह से डिटरमाइन हो पा रही है क्या? नहीं, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। समझ पा रहे हो? इसे बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर। अनहाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन के अंडरगो नहीं जाती, ठीक है। अब ये लोन पेयर ऐसे दिखाना थोड़ा सा गलत है। एक्चुअली इस लोन पेयर को ऐसे दिखाना चाहिए, मतलब ये कौन से ऑर्बिटल की लोन पेयर है? एस ऑर्बिटल की। ये समझ में आ रहा है क्या? पक्का? तो हो रहा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन तुम लोगों को क्या आया जरा बताओ मुझे? sp3 d3 बराबर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3 d3, बट एक्चुअल में इसका s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता, ठीक है। एंड इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है p3 d3। समझ पा रहे हो? ऐसा होने का कोई रीजन बताना चाहेगा क्या? मतलब ये क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, एलिमेंट कौन सा है भाई? ज़ेनॉन। ओके, अब ज़ेनॉन में एटॉमिक नंबर रहता है 86। इसकी इलेक्ट्रॉन क्या 54? श्योर हो? हाँ बराबर, ओके 54। तो इसका रहता है 54, ठीक है। तो ये आता है ऐसा कुछ क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर रहता है 36, ठीक है। फिर बाद में आता है 5s2, 4d10, 5p6। समझ में आ रहा है? एंड उसके बाद रहता है 5d0, ठीक है। 5d में भी जा रहे हैं अब इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये हायर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो जाने की वजह से यहाँ पे एनर्जी गैप जो है, मतलब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, इनमें डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? एंड कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स हो पाते हैं जिनकी एनर्जी जनरली क्या रहती है? सिमिलर या फिर कंपेरेबल रहती है। फॉलो कर पा रहे हो? तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाता है क्या? नहीं, ठीक है।
अभी तक मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली ज़्यादा तो नहीं आया है, बट जब कभी आया है तो इसकी सिर्फ ज्योमेट्री पूछी गई है, इसके बाद का कोई पार्ट पूछा गया है क्या? नहीं। बट अगर पूछा गया तो याद रखना, यहाँ पे ये ज्योमेट्री चेंज होने का मतलब वो पेंटागोनल पिरामिडल से क्या बन जाती है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री पूछेंगे तो तुम लोग डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही लिख के आओगे। वो रहने का रीजन क्या है बे? ड्यू टू अनहाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, एंड अनहाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर कौन सी रह जाती है? एस ऑर्बिटल की। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 से क्या बन जाता है? p3d3। हर चीज का रीजन तुम लोगों को वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब रीजन मतलब एक्सप्लेनेशन कि ये ऐसा होता है। ठीक है, सिर्फ ये इतना पार्ट भी याद रख दोगे जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सफिशिएंट है, आंसर टिक करने आना चाहिए बस। ठीक है, ओके लिखो। ये हो जाएगा। तो अभी हम लोग बेंट रूल सीखने वाले हैं। ठीक है, जिसके लिए तुम लोग ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, P F3 Cl2। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। चलो भाई ध्यान दो यहाँ पे। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन तक तो तुम लोग पहुंच पा रहे हो? 1 2 3 4 5, एक फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, दूसरा तीसरा, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन। ठीक है, बातें बंद। अभी यहाँ पे देखेंगे ना। ओवर हियर हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर? 5। हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर? स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d मतलब tbp। बातें बंद यहाँ पे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे दो अलग अलग एटम्स है। ये कोई तो बात कर रहा है वहां पे, रुको ना, मत एक्सप्लेन करो, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब तो यहाँ पे दो टाइप के एटम्स है एंड दो टाइप के बॉन्ड्स है। पहला बॉन्ड कौन सा है? एक्सियल लेट अस से। व्हाट इज बॉन्ड एंगल मेड बाय एक्सियल एंड इक्वेटोरियल? एंड दूसरा इक्वेटोरियल, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल मेड बाय इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल? व्हाट इज द एंगल मेड बाय एक्सियल एक्सियल? वो मतलब लिख के कभी दिया नहीं है, बट गलती से अगर पूछ ले तो वो मतलब तभी सोच लेने का। ठीक है, ऐसे कुछ उल्टा सुल्टा क्वेश्चन आ गया तो ओके। अब कहां पे रिपल्शन ज्यादा है, मतलब कौन से बॉन्ड एंगल पर रिपल्शन ज्यादा है? एक्सियल मतलब 90 डिग्री पे है। एंड कहां पे रिपल्शन कम है? इक्वेटोरियल पे है। समझ में आ रहा है? ओके, अब अपने पास दो एटम्स है। कौन सा आइटम रिपल ज्यादा करेगा ना? क्योंकि वो बड़ा बल्कि आइटम है, बल्कि ग्रुप से एक दूसरे को ज्यादा धक्का मारेंगे, रिपल ज्यादा करेंगे। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, अब यहाँ पे फिर रिपल्शन ज्यादा क्लोरीन का रहेगा, तो क्लोरीन को कहाँ पे रखें? एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? इक्वेटोरियल पे, जहाँ पे बॉन्ड एंगल बड़ा है। ये देखो बे, बल्कि आइटम्स हम लोग ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पे वो दूर रहेंगे ना बे, फॉलोड। तो बल्कि आइटम्स कहाँ पे रख सकते हैं हम लोग? इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे फिर क्लोरीन जाएंगे। मेरे पास कितने क्लोरीन है? 2 है, तो 2 क्लोरीन इक्वेटोरियल पे गए। एंड उसी बदले फ्लोरीन ही छोटा आइटम है ना बे, तो छोटा आइटम छोटे बॉन्ड एंगल पे भी रखेंगे तो रिपल्शन मिनिमम रहेगा। तो फ्लोरीन को कहां पे रखेंगे? एक कुछ समझ में आया क्या ये? हाँ, फॉलोड? पक्का? किसी को इसमें कुछ दिक्कत? ओके, अब यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड बने। ध्यान दो भाई, 3 टाइप के बॉन्ड्स। एक फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड, जो कि कौन सा बॉन्ड है? एक्सियल या इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल। दूसरा फॉस्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड, जो कि और 2 है, एक एक्सियल है, एक, समझ में आ रहा है? एक एक्सियल है। एंड तीसरा फॉस्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड, जो कि इक्वेटोरियल है। ये समझे क्या? मतलब 2 इक्वेटोरियल है और एक एक्सियल। ये देख पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ये विच बॉन्ड इज लार्जेस्ट? कौन सा बॉन्ड सबसे बड़ा रहता है? याद है? एक्सियल बड़ा रहता है। कौन सा बॉन्ड बड़ा रहता है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा रहेगा? एक्सियल। रहना कौन सा चाहिए? एक्सियल। बट ये फॉस्फोरस
ये फ्लोरीन थोड़ा सा छोटा, नहीं रुको एक मिनट, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है ना, मैं भूल गया था मैं, ये फ्लोरीन, फॉस्फोरस के कंपैरिजन में क्लोरीन थोड़ा सा छोटा, लेफ्ट और राइट साइज और कम होती है, ये समझ में आ रहा है पक्का। अब फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन का बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड लेंथ उसी बदले फॉस्फोरस एंड क्लोरीन का बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड लेंथ, विच बॉन्ड इज लार्जर, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, बिकॉज ऑफ हाँ साइज डिफरेंस इन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, क्लोरीन इज लार्जर आइटम, तो जितना बड़ा आइटम रहेगा उतना उसका बॉन्ड भी, ये समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी इन तीनों बॉन्ड्स में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा रहेगा हमेशा, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन का, ये समझ में आ रहा है। जनरली इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड के कंपैरिजन में छोटा रहता है, बट क्लोरीन की साइज बड़ी रहने की वजह से पीसीएल इक्वेटोरियल बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। फिर बाद में पीएफ एक्सियल एंड पीएफ इक्वेटोरियल दोनों फ्लोरीन है, तो एक्सियल इक्वेटोरियल में कौन सा बड़ा रहता है हमेशा, एक्सियल। ये समझ पा रहे हो क्या। देखो हम लोगों ने सबसे पहले एटॉमिक रेडियस पढ़ी है ना बे, एटॉमिक रेडियस क्या, देखो इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, एक्सियल इक्वेटोरियल का तो यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे मेजर डिफरेंस फ्लोरीन क्लोरीन का है ना, पूरा एटम चेंज हो रहा है, तो जब एटम पूरा चेंज होगा तो एटॉमिक रेडियस कंपेयर करेंगे, फॉलोड। ओके लिख दो। तो सबसे बड़ा बॉन्ड जो रहता है वो रहता है पीसीएल इक्वेटोरियल, फिर बाद में पीएफ एक्सियल एंड पीएफ इक्वेटोरियल। अब इसके लिए फिर हम लोग यूज करते हैं, ये हमेशा डिटरमाइन करते बैठेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेंट रूल, बेंट रूल, ठीक है। फर्स्ट बेंट रूल फॉर टीबीपी, ऊपर जो देखा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब इन केस ऑफ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है, ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन एक्सियल पोजीशन कौन सा आइटम रखते हैं भाई, छोटा आइटम या लार्ज आइटम, स्मॉल आइटम या लार्ज आइटम, स्मॉलर आइटम, समझ में आ रहा है। एंड ओवर हियर स्मॉलर आइटम्स आर जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिख रहा है पक्का, दिखा पक्का, श्योर ना, ओके। तो ऑन एक्सियल पोजीशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेंट रूल एटम एटॉमिक साइज को कंपेयर नहीं करता, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव को कंपेयर करता है, समझ में आ रहा है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज प्लेस्ड, या फिर स्मॉलर आइटम, ये हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोग स्मॉलर लार्जर आइटम बोल रहे हैं, बट बेंट रूल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे बोलता है, ठीक है। एंड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सा आइटम रखा, ओके, तो इक्वेटोरियल पोजीशन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। बाय द वे अगर मेरे पास लोन पेयर रहेगी, लोन पेयर तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देख लिया था, तो लोन पेयर कौन से पोजीशन पे हम लोग रखते हैं, एक्सियल या इक्वेटोरियल, डायग्राम देख लो, इक्वेटोरियल कहाँ पे रखते हैं, इक्वेटोरियल, क्यों भाई, बिकॉज सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका रहता है, लोन पेयर का रहता है, एंड रिपल्शन मिनिमम करने के लिए हम लोग उसको कहाँ पे रखते हैं, बड़े बॉन्ड एंगल पे, कुछ याद आ रहा है, ओके। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम या फिर क्या रखेंगे हम लोग, लोन पेयर, समझ में आ रहा है। बल्कि ग्रुप्स, अभी मैं इसको ग्रुप्स बोल रहा हूं, मतलब इट कैन बी एन आइटम और इट कैन बी अ लोन पेयर, ठीक है, ओके। उसी बदले टीबीपी, सॉरी हाँ टीबीपी हो गया, ये टीबीपी की यहाँ पे चाहिए तो वापस एक बार डायग्राम बना लेना भाई, ताकि तुम लोगों को याद रहे कि बॉन्ड एंगल कहाँ पे बड़ा था कहाँ पे छोटा था, ठीक है। तो ओवर हियर दिस बॉन्ड एंगल इज 90 एंड दिस बॉन्ड एंगल इज 120, ठीक है। नेक्स्ट पीबीपी, पीबीपी का फुल फॉर्म, very nice, pentagonal bipyramidal. Now in case of pentagonal bipyramidal, which bond is forming a larger bond angle, axial या equatorial, very nice। बताओ भाई यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बड़ा बॉन्ड एंगल बनाता है, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल कितना है 72 डिग्रीज, एंड एक्सियल का बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री, विच बॉन्ड इज फॉर्मिंग अ लार्जर बॉन्ड एंगल, एक्सियल। तो एक्सियल पे बड़ी चीजें रखेंगे या छोटी चीजें रखेंगे, बड़ी, समझ में आ रहा है, ठीक है। लार्जर सब्सटेंट्स आर प्लेस्ड ऑन एक्सियल पोजीशन,
या फिर लार्जर सबस्टेंट मीन्स विच ग्रुप हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ में आ रहा है? तो इन पीबीबी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ऑन एक्सियल पोजीशन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर लोन पेयर इज प्लेस्ड, ठीक है, बल्कि ग्रुप्स and on equatorial position more electronegative atoms, ठीक है, which is smaller groups या फिर smaller atoms, लिख दो भाई। इसके अलावा अगर और कुछ एग्जांपल्स आए तो तुम लोग खुद से सॉल्व कर पाओगे अभी? मतलब इतने एग्जांपल सफिशिएंट है कि और एग्जांपल लूँ मैं और लूँ इसके ही से, मतलब बेंट रूल की नहीं, बेंट रूल के तो ज़्यादा एग्जांपल्स है नहीं, मतलब जो भी है वो हम लोगों ने पहले से लोन पर वो सबके कर लिया है, ठीक है। बाकी ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन में तुम लोगों को समझ N3 माइनस लास्ट टाइम मैंने दिया था ना, हाँ लास्ट टाइम में अगर कुछ डाउट रहेगा तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ वो बेंट रूल था, अब हो जाएगा वो बट फिर भी मैं बता देता हूँ, चलो गुड इनफ। अब देखो भाई, लास्ट टाइम हम लोग मैंने एक एग्जांपल दिया था N3 माइनस। ये तुम्हें इसके हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत है या स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिक्कत? स्ट्रक्चर बाद में पढ़ाऊंगा, बट ठीक है मैं इसमें ये भी बता देता हूँ। अगेन दिस इज द ट्रिक, इससे तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप इतना बता सकते हो, बट हम लोग जो फाइनल डायग्राम बनाते हैं ना वो हमेशा करेक्ट है, ये कंपलसरी नहीं है, ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा तुम लोग O3 ओजोन ये भी अगर करने चाहोगे ना तो इसके लिए भी तुम लोगों को इसकी हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी, स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ज्योमेट्री भी मिल जाएगी, मतलब स्ट्रक्चर मतलब शेप मिल जाएगा एंड ज्योमेट्री मिल जाएगी, बट इसके एक्चुअल में स्ट्रक्चर जैसा है वो नहीं पता चलेगा, मतलब इसमें कितने बॉन्ड बनते हैं, कैसे बनता है, ठीक है। ओके, N3 माइनस में भी दिक्कत क्या हो रही होगी? देखो N3 माइनस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक बढ़ गया। ओके, नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 3, तो एक नाइट्रोजन बनाएगा 3, दूसरा नाइट्रोजन भी बनाएगा 3, समझ पा रहे हो? तो कितने बॉन्ड पेयर बने? 2। ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर बन रहे 2। कितनी लोन पेयर बनी? स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन sp, समझ में आ रहा है? sp मतलब ज्योमेट्री लीनियर, शेप लीनियर, इधर तक फॉलो कर पा रहे हो? नाउ द थिंग इज बट इफ वी आर ड्राइंग अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, n ट्रिपल बॉन्ड n ट्रिपल बॉन्ड n, ये गलत है। ये क्यों गलत है? पहला क्वेश्चन नहीं अच्छे से, मतलब ठीक उसमें ही पढ़ाया था। हाँ मतलब तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं तो क्या? ये खुद से क्लिक होना चाहिए। मैं एक छोटा सा शब्द बोल दूंगा ना तो तुम लोग फटाक से आंसर दे दोगे, बट वो मुझे नहीं करना है, वो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। नहीं कुछ भी ओके, हाँ नहीं ओके। नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स, व्हाई? हाँ तो सालो ये खुद से क्लिक होना चाहिए। ये मैंने क्वेश्चन पूछने के बाद तुम लोगों को आंसर नहीं आना चाहिए ना। वो नाइट्रोजन है, वो दिख रहा है ना, तो नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ इट डज नॉट कंटेन। इसका आंसर समझा, मतलब तुम लोगों को पता तो था ना, वो क्लिक नहीं हो रहा है, वो क्लिक खुद से होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये सबको समझा? वो पढ़ाया था एक जमाने में 2-4 लेक्चर के पहले, ठीक है। ओके, अब तो नाइट्रोजन का ये स्ट्रक्चर करेक्ट है क्या? नहीं, ठीक है। अब देखते हैं मतलब कैसे होगा, ध्यान दो जरा यहाँ पे। अब अच्छा तुम लोग ट्रायंगल बना रहे हो क्या? ओह नहीं ठीक है, मैं बताता हूँ। अब देखो भाई ये पता ही रहना चाहिए, मतलब फैक्चुअल है। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5, 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन आया, इसके आउटर मोस्ट में भी 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने बॉन्ड बनाते हैं 2 नाइट्रोजन से एक दूसरे के साथ?
3, तो पहले इन लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड बना के रखा था, समझ में आ रहा है। फिर बाद में इनके लाइफ में आया एक और एक नाइट्रोजन, समझ में आ रहा है। इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं जनरली कितने रहते हैं, 5 बराबर, 1 2 3 4 5। इधर तक फॉलो कर पा रहे हो, पक्का, ओके। अब 5 एंड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, समझ में आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज है मतलब इसके पास पहले से एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव मतलब एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन है ना बे, इसके पास एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्या इन दोनों के पास, क्यों, क्योंकि उनके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 के बाद और एक इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, बट ये पहले से एक अपना एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। कैसे घूम रहा है वो रिएक्शन में कभी तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बट इधर तक फॉलो किया पहली बात। तो इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये बाजू में लिख देना बे, ठीक है, दैट दिस नाइट्रोजन इज कैरिंग वन एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझ में आ रही है, बाद में याद नहीं आएगा नहीं तो। अब कहाँ पे था मैं, हाँ, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन के साथ एक नेगेटिव नाइट्रोजन है, पहले से एक माइनस है, अभी लिख रहा ना, लिख देता हूं, पहले से इसके ऊपर एक माइनस है। नाउ हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्स, 2। कौन देगा, बाजू वाला नाइट्रोजन देगा, कहां से देगा, लोन पेयर के थ्रू देगा, समझ में आ रहा है। तो अभी ये बाजू वाला नाइट्रोजन अपने ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाजू वाले नाइट्रोजन को देगा, एंड एक ही एटम जब दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझ में आ रहा है। ओवर हियर नाइट्रोजन इज डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, सो इट विल कैरी विच चार्ज, positive charge, and this nitrogen is gaining one electron from other nitrogen, so it will carry a minus charge which was already carrying a minus charge, तो minus minus नहीं प्लस नहीं, प्लस की करो अरे रे माइनस और एक माइनस -2, ठीक है, यहाँ पे -2 बनेगा, ठीक है, ओके, ये समझा। तो ना ओवरऑल चार्ज ऑन N3 माइनस, एक प्लस और -2, टोटल कितना हो गया, माइनस, N3 माइनस ही है ना भाई, एक ही माइनस है, क्योंकि एक प्लस नाइट्रोजन है, एक -2 वाला नाइट्रोजन है। ये तुम लोगों को अपने वो ट्रिक से पता चलने वाला है क्या, नहीं, ठीक है, ये पता ही रहना चाहिए, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स में पढ़ाऊंगा और बहुत सारे हैं, जैसे O3 का एक एग्जांपल बताया था ना, वो भी ऐसे में ही आता है। वैसे अगर तुम लोग CO बनाओगे, ये CO अपने ट्रिक से कभी नहीं आ पाएगा, समझ पा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अपने ट्रिक से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, जिसके लिए बाद में मुझे पढ़ाना पड़ेगा अलग से, जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद। अभी के लिए ये समझा। और एक एग्जाम्पल, ये अभी तुम लोग सॉल्व कर पाओगे वैसे तो, Xe O2 F3 यही दिया था, नहीं तो कौन सा दिया था, Xe2 नहीं दिया था, तुमने गलत लिखा, Xe O2 F3 F2 नहीं रहेगा, Xe O2 F3 दिया था क्या एग्जाम्पल, हाँ F2 दिया था, तो वो गलत है, नहीं वो भी चलेगा, हाँ हाँ, रुको एक मिनट, Xe O2 नहीं F2 हाँ ओके, Xe O2 F2 ओके। मेरे पास कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं कौन सा तो एक देख रहा था, अभी मुझको याद नहीं आ रहा है, रुको, हाँ Xe O2 F2 ओके, करेक्ट, वही हाँ ओके, Xe O2 F2 मैंने कुछ गलत समझ लिया। अब यहाँ पे ये बेंट रूल का एग्जाम्पल था, मैंने बिना पढ़ाई चिपका दिया था कि अगर तुम लोगों को आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं बता ही दूंगा। अब देखो भाई, ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, एक आ गया लोन पेयर, समझ में आ रहा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू बेंट रूल व्हिच एटम इज प्लेस्ड ऑन एक्सियल पोजीशन, चेक करो, बट अकॉर्डिंग टू बेंट रूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लार्ज और स्मॉल नहीं देखते, क्या देखते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें लार्ज स्मॉल क्या ही देखेंगे, ऑक्सीजन फ्लोरीन बाजू बाजू में, इनमें एक्चुअली अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन इज बिगर एटम, ये पता है, ठीक है, बट लार्ज एटम या फिर द वन हैविंग मोर रिपल्शन, बराबर, नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओके वो भी है, बट लार्ज एटम मतलब जिसका रिपल्शन ज्यादा रहता है, इसके लिए भी और एक पढ़ाया था भाई, रिपल्शन किसका ज्यादा रहता है, सिंगल बॉन्ड का या डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लार्ज और स्मॉल देखने के बदले रिपल्शन किसका ज्यादा है वो देख सकते हो, बट उसके बदले सिंपल बेंट रूल अप्लाई करो। एक्सियल पोजीशन पे कौन पुट किया जाता है, द वन हैविंग मोर
रिपल्शन, सॉरी द वन हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन। तो एक्सियल पोजीशन पे आ गए दोनों के दोनों फ्लोरीन, फॉलोड, एंड फिर बाद में डबल बॉन्ड आ गए इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एंड क्या बचा? यही समझा? पक्का? हाँ तुझे काना वाना नहीं दिखता ना, मैं मतलब ऐसे कि समझ नहीं आ रहा किसके पास देख रहा हूँ। चलो ऐसे लिखो भाई। और कोई किसी क्वेश्चन में डाउट? हाँ माइनस नहीं दिया था। Cl रुको, ClO4 माइनस, हाँ ओके दिया था ClO4 माइनस, ओके। इसकी स्ट्रक्चर में डाउट है क्या? ये sp3 आ गया था, ओके। तो ये देखो भाई, इसका स्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है, ठीक है। पहले बनाने का एक Cl, फिर बाद में जितना माइनस चार्ज उतना O माइनस, फिर बाद में डबल बॉन्ड हो, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है ना इसमें, क्यों नहीं है? 2 बॉन्ड्स इनसाइड आउटसाइड है एंड 2 इन द प्लेन। क्या सारे तो ऑक्सीजन बॉन्ड्स है, क्या ही फर्क पड़ता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसलिए नहीं बताते, ऐसे कुछ नहीं। और अगर बताना होगा तो ऐसे 2 एरोस ऐसे, मतलब ये वेज एंड ऐसा वाला अपना वो जो सेम, और कुछ नहीं। ओके ये समझ में आ रहा है? ClO4 माइनस, इसमें अपनी एक ट्रिक थी, जितना नेगेटिव चार्ज उतना O माइनस, फिर बाद में डबल बॉन्ड होज। और कोई डाउट? सर एक बार पेंटागन और बाइपिरामिड वाला अच्छा एक एग्जांपल, उसका एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया था लगता है। देखो मैं XC नहीं, रुको, वैसा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ यस वैसा है ही नहीं, लोन पेयर ही आएगी इसमें, तो लो कि नहीं लो? ले लूं? ओके। अब XC नहीं लेना है मुझे, जस्ट अ मिनट। ClF6 माइनस, Cl नहीं, IF6 माइनस, चलो भाई IF6 माइनस, ठीक है। ओके आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7, 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव चार्ज आया मतलब 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड किसके साथ बनाए इसने? फ्लोरीन के साथ, 6 अलग अलग फ्लोरीन के साथ, एंड एक बन गई लोन पेयर। 6 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, समझ में आ रहा है? पक्का? sp3d3 में अब जब तुम लोग लोन पेयर सिचुएट करोगे, pbb पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो pbb में लोन पेयर कहाँ पे पुट करते हैं? एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन में रखेंगे तो ये ऐसे नीचे रखने का, नीचे ऊपर किधर भी रखोगे, दोनों एक्सियल है, एंड बाकी सारे क्या आएंगे? फ्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 एंड एक फ्लोरीन, ऐसे समझे? बस ऐसे एग्जांपल है। और एक हम लोगों ने वो XCOFI माइनस लिया था, XCOFI माइनस, जिसमें ऑक्सीजन और लोन पेयर हम लोगों ने ऊपर नीचे लिखा था, लिया था वो XCOFI माइनस। नहीं लिया होगा तो वो भी एक ले लेता हूँ, लिया है ना? ओके XCOFI माइनस और ये IF6 माइनस, यही 2 एग्जांपल इसके बन सकते हैं, बाकी नहीं बनते, ठीक है। चलो भाई हो गया ये। कुछ भी अगर हाइब्रिडाइजेशन में डाउट रहेगा तो पूछ लो। तुम लोगों ने पीवाई के सॉल्व कर लिया, वो सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन के थे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एकदम सिंपल इजी कर पा रहे हो ना? पक्का? ओके अब नेक्स्ट इसकी हेडिंग लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ VSEPR थियरी, ठीक है। लिमिटेशन, VSEPR हाइब्रिडाइजेशन वो सब, ठीक है। ओके अब एंड मतलब हाइब्रिडाइजेशन मतलब कौन सी थी अपनी? BBT, ठीक है। उसके बाद ही हम लोगों ने BBT में ये पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो पॉइंट नंबर 1,
चलो भाई ऑक्सीजन, जरा ऑक्सीजन के बारे में सोच लेते हैं एक बार छोटा थोड़ा सा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? दूसरे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी ये बन गया O2। O2 में कितनी लोन पेयर्स है? 4। ओके, सारे के सारे पेयर्ड दिख रहे हैं, पेयर्ड ही है ना वैसे, ठीक है। तो सारे अगर पेयर्ड है तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या रहना चाहिए? पैरा डाई, डायामैग्नेटिक क्या रहना चाहिए? जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो क्या रहता है? डायामैग्नेटिक। जब अनपेयर्ड रहते हैं तो क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो नाइट्रोजन क्या रहना चाहिए? डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, पॉइंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ऑक्सीजन गैस मतलब O2 is diamagnetic, but in reality it is पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक रहता है, मतलब रहना चाहिए, बट एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक रहता है, ठीक है। तो वीबीटी इसका एक्सप्लेनेशन दे पाती है क्या? नहीं दे पाती, ठीक है। ओके, लिमिटेशन नंबर 1। नेक्स्ट, सेकंड, ठीक है। हाँ, वीबीटी could not predict fractional bond order, ठीक है। could not predict fractional bond order। अब इसका मीनिंग देखो भाई, लेट अस से कि कार्बन सिंगल कार्बन है एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। फर्स्ट ऑफ ऑल विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड ना, ऑब्वियसली दो बॉन्ड्स ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी कम एनर्जी लगेगी। लेट अस से कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड एनर्जी है 400 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ब्रेक करने के लिए 400 किलो जूल लगता है। एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी है 600 किलो जूल पर मोल। समझ पा रहे हो? बाद में हम लोगों ने दूसरा कोई एलिमेंट देखा, एलिमेंट नहीं क्या बोलते उसको, मॉलिक्यूल देखा, ठीक है। एंड उसमें कार्बन की बॉन्ड एनर्जी आ रही है 500 किलो जूल पर मोल। ये देखो भाई, हम लोग जब बॉन्ड्स इतने हैं बोलते हैं तो हम लोग माइक्रोस्कोप लेके देख सकते हैं क्या उनको? नहीं, हम लोग एनर्जी इसके थ्रू उनको प्रेडिक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बहुत वीक बॉन्ड रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मिला तो डबल बॉन्ड, उससे और स्ट्रॉन्ग मिला तो ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? 3 बॉन्ड्स ही रहते हैं ना वैसा। अब तो कोई अगर एलिमेंट मिला, मॉलिक्यूल मिला जिसमें बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है? कार्बन की 500 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है? मतलब कार्बन क्या बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? ना बीच में आ गया ना बे, तो वो बीच में किधर तो कुछ तो बना रहा है, मतलब हाफ बॉन्ड, सॉरी 1.5 बॉन्ड, जो कि ऐसे लॉजिकल है क्या? अपनी वीबीटी ऐसे कुछ पढ़ा रही है क्या? तो ये सही है कि गलत है? वैसे देखा जाए तो ये सही है, मतलब प्रैक्टिकली तो हो रहा है ना बे। ये थियरी में देखना और प्रैक्टिकली देखना, ज्यादा करेक्ट कौन रहता है? प्रैक्टिकल वाला करेक्ट रहता है। समझ में आ रहा है? मतलब ये करेक्ट है तो रॉन्ग कौन सी हो गई? थियरी वीबीटी, जो कि मतलब फ्रैक्शनल बॉन्ड की ऑर्डर कुछ बोल रही है कि बात नहीं। तो यहाँ पे कार्बन 1.5 बॉन्ड बना रहा है 1.5। ये समझ में आ रहा है? बट ये कैसे बना रहे, क्या बना रहे, हमारी थियरी बता पा रही है क्या? नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है प्रैक्टिकली ये होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? ओके। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर ये अपनी थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, फॉलोड। जो अगली थियरी एक्सप्लेन करेगी, नेक्स्ट, कुड नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। could not explain bonding in and stability in electron deficient compounds। यहाँ बाय द वे इस साल केमिकल बॉन्डिंग के बहुत कम क्वेश्चंस आए थे 2025 में, तो अगले साल या फिर तुम्हारे शिफ्ट तक वापस वो बढ़ेंगे, ठीक है। जनरली मतलब केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते ही है। क्या कर रहे थे उसे इधर रखना प्लीज। ओके, अब ये समझा? पक्का? ओके।
अभी रिसेंट में कोई एग्जाम हुई तुम्हारी? संडे को कल हुई रहेगी ना? कौन सी हुई? केमिस्ट्री बायोट। अच्छा, वो उसमें जिसमें पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और मोल कॉन्सेप्ट था। ओके, पेपर याद तो नहीं आ रहा है, बट केमिकल बॉन्डिंग का मैंने मेरे ख्याल से VACPR के पहले का पूछा था, वैसा वाला था, सब फजान रूल एंड ऑल। अच्छा ओके, हाँ। एंड मूल कॉन्सेप्ट कैसा लगा उसमें ना? वो मस्त बनाया था ना इस टाइम का मूल कॉन्सेप्ट। तुम लोगों ने लास्ट टाइम बोला था ऐसे इजी था, तुम मेरे को ऐसे, हाँ ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं अब मूल कॉन्सेप्ट के। ओके, एंड बाकी अब पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ना, मतलब अच्छा था ना। प्रोडक्ट तो हमेशा अच्छा ही मिलता है ऐसे, अगर सारे एक्सेप्शंस पता हो तो। डिबिना सीधा बैठ। ओके, हाँ यस, देखा कितनी क्वेश्चन है, वाह। हाँ देखा, चलो अब तो पीरियोडिक टेबल तो अच्छा ही रहता है और केमिकल बॉन्डिंग में वैसे अच्छा ही रहता है, ऐसे कुछ खराब नहीं आता जनरली, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल ऐसा एक्सेप्शन आ जाए जो मतलब तुम लोगों ने भी नहीं देखा, मैंने भी ना देखा है, मतलब ऐसा रह सकता है ना, गूगल करके ढूंढने में कितना टाइम लगता है वैसा, ठीक है। तो वो अभी उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं VKG सवाल, उसको सॉल्व करने के बाद भी अगर बाहर से आ रहा है तो मतलब ठीक है यार, वो जानबूझ के ऐसे एक आधा क्वेश्चन डालती है जो तुम लोगों से गलत जाएगी, ताकि ऐसे आउट ऑफ मार्क्स ना आए ना किसी को। ऐसे तुम्हारी शक्ल आउट ऑफ वाली है नहीं, बट स्टिल मतलब ऐसा, ठीक है। तो वैसा होता है, बट ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बट मेजरली तुम लोग अगर VKG सवाल सॉल्व करोगे और तुम लोगों को एक मॉडरेट शिफ्ट आ गई तो तुम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डिफिकल्ट शिफ्ट आ गई जिसमें बहुत ऐसे महाभयंकर एक्सेप्शंस आ गए जो NCERT में दिए नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो उसमें मतलब दिक्कत मतलब क्या, एक आधा क्वेश्चन रॉन्ग जा सकता है क्या? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस इसमें कुछ नहीं है, इसमें पूरा केमिस्ट्री सिलेबस ही है ऐसे। हाँ, वो सिर्फ हमने पढ़ा नहीं है, ऐसे समझ लेने का, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्शन ले नहीं सकते हम लोग उसके ऊपर, वैसा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इजी शिफ्ट आ गई तो मतलब टेंशन ही नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। वो तभी देखना पड़ेगा, एग्जाम में पता चलता है, वो सरप्राइज रहता है वो। ओके चलो, अब हेडिंग लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ऑर्बिटल थियरी, एंड हाँ, बिना मतलब देखो, मेरा एक सजेशन रहेगा, फिर भी मतलब बहुत लोग बाद में आते ही है। तुम लोगों को अगर थियरी रीड करनी है तुम लोग कर सकते हो, बट वही है कि तुम लोग और एक क्वेश्चन बाय चांस अगर तुम्हारी शिफ्ट डिफिकल्ट आ गई और वो एक या दो क्वेश्चंस के लिए तुम लोग बहुत थियरी रीड करते बैठोगे, ठीक है, उतनी मेहनत लेने के बदले आई विल सजेस्ट कि तुम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब केमिस्ट्री में भी भाई फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दो है, उनके ऊपर मेहनत लो, ठीक है। या फिर गो फॉर सम अदर सब्जेक्ट, फिजिक्स मैथ्स ना बे, वो भी तो है, वो पढ़ो। अननेसेसरली तुम लोग वो एक या दो क्वेश्चंस के लिए ना मतलब बोलोगे कि सर और कौन सी बुक रीड करूँ, और फिर मैं तुम लोगों को अच्छी बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है ऐसे, नो डाउट, ठीक है। एक जेडी ली करके है, थ्योरी के लिए एकदम मस्त है, जेडी ली ऑथर्स के नाम पे सारे बुक्स का नाम रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडी ली, बाय VK जायसवाल, वैसा, ठीक है। तो जेडी ली करके एक ऑथर है, JD ली, वो अगर तुम लोग रीड करोगे उसमें बहुत मस्त थियरी, उसके बाहर से तो कुछ आ ही नहीं सकता, उसमें सब कुछ कवर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। कि मतलब कौन सी चीज़ में कौन सा एलिमेंट रहता है, टूथपेस्ट में क्या प्रेजेंट है, मतलब नमक है कि नहीं है, हाँ ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। बट उतना रीड करके फिर मतलब एक क्वेश्चन तुम्हारा कवर होगा शायद से, उसी बदले भाई एक पूरी बुक 2-3 क्वेश्चन के लिए करने के बदले दूसरे अच्छे से मतलब सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना, ठीक है। ये मेरा सजेशन रहता है। बाकी सब कुछ हो गया ना, उसके बाद अभी तुम लोगों को मतलब 300 में से 300 ही लाने हैं, तो फिर बाद में जेडी रीड करना, ठीक है। तब तक VK जायसवाल, पहले VK जायसवाल की मस्त थियरी है, वो थोड़ी सी देख लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बात खत्म करो, ठीक है। मतलब VK जायसवाल में ज़्यादा कुछ थियरी नहीं है, सॉरी, मतलब उसमें क्वेश्चन ही इतने हैं कि थियरी अच्छी खासी कवर होती है, ठीक है। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब इसके बाद ये थियरी क्यों आई, बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में देव मैं करता हूँ, हो गया नहीं स्विंग चेंज कर। अब देखो भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है। अब इसमें पॉइंट नंबर 1, मेन पॉस्टुलेट्स, मेन पॉइंट्स देखो भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हम लोग एक नया कंसेप्ट लाते हैं। देखो भाई,
वीबीटी में एक नया कंसेप्ट कौन सा है? पहली बात हम लोगों ने शुरू किया था ऑक्टेट रूल से। ऑक्टेट रूल एकदम सिंपल था। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए? आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, बराबर। फिर आई वीबीटी। वीबीटी वाज टॉकिंग अबाउट, नहीं हाइब्रिडाइजेशन बाद में आया। पहले वीबीटी का मेन चीज क्या था? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। वो ऑर्बिटल्स की बात कर रहा था, समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट उसने बोला कि और देखो भाई ऑक्टेट रूल कुछ रहता नहीं है। ऑर्बिटल के अंदर अगर कौन सी चीज है तो ओवरलैपिंग होगी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ए ध्यान दो, ऑक्टेट रूल एंड वीबीटी में मेन डिफरेंस क्या था? ऑक्टेट रूल बोल रहा है आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए? 8, बात खत्म। आउटर मोस्ट शेल में। वीबीटी क्या बोलती है? ऑर्बिटल के अंदर अगर क्या प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड फिर बाद में जब कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ गई तो हम लोगों ने कौन सा नया कंसेप्ट लाया? हाइब्रिडाइजेशन का, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ताकि सारे बॉन्ड्स की एनर्जी इक्वल हो पाए। अभी तक की स्टोरी समझ में आ रही है? पक्का? ओके। अब इसके बाद हम लोग एक नया कंसेप्ट ला रहे हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नहीं। कौन सा ऑर्बिटल्स का? मॉलिक्यूल्स के अंदर भी अलग ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। देखो भाई हम लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़े, कौन से? एस, पी, डी, एफ। एस का शेप स्फेरिकल, पी का डम्बल, डी का एंड एफ का रोजेट, बराबर। ऐसे कुछ शेप्स है। अब वैसे ही जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो मॉलिक्यूल्स के नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनका कुछ अलग शेप रहने वाला है, जो अपने को बहुत अच्छे से इतना शेप वेप देखना नहीं है, बट समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है? ठीक है। यहां पे एक हम लोग चीज याद रखेंगे, 1+1 इज इक्वल टू 1+1। ठीक है। हाँ मतलब ऐसे, यस, 1+1 इज इक्वल टू 1+1। जब दो अलग अलग एटम्स के एओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब दो अलग अलग एटम्स के एओस एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो वो हम लोग उनको दो, वेरी नाइस, एमओ देते हैं। एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? बट दो ऑर्बिटल्स जो देते हैं वो सेम रहते हैं क्या? नहीं, वो जरा अलग रहते हैं। क्या अलग रहते हैं हम लोग अभी देखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसलिए 1+1 gives us 1+1, two individual different orbitals. When two atomic orbitals combines, they gives us two molecular orbitals which are different from each other. ठीक है, वो कैसे वो हम लोग देखेंगे। या फिर 3+3 is equal to 3+3। समझ में आ रहा है? 2+2 is equal to 2+2 नहीं रहता, क्यों? 1+1 is equal to 1+1 रहता है, 3+3 is equal to 3+3 भी रहता है, बट 2+2 इज इक्वल टू 2+2 नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? नहीं, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्योंकि दो ऑर्बिटल वाला ऑर्बिटल ही नहीं है। सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा है? एस, एक ऑर्बिटल। उसके बाद कौन सा आता है? कितने ऑर्बिटल? अरे बीच में दो वाला है ही नहीं ना एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 1+1 इज इक्वल टू 1+1 या फिर 3+3 इज इक्वल टू 3+3। ठीक है। अब हम लोग जरा पोस्टुलेट स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो लिखना स्टार्ट करो। हाँ यस, ओके। तो अब पॉइंट नंबर 1, ठीक है। MOT tells us that like atomic orbitals AO molecule also contains molecular orbitals MO। ठीक है। सेकंड, नेम ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नेम ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं बे? एस, पी, डी, एफ। नेम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनके ग्रीक अल्फाबेट्स। एस का ग्रीक अल्फाबेट कौन सा है बे? सिग्मा। एस का क्या है? सिग्मा। पी का पाई, डी का डेल्टा, एफ का फाई। ठीक है।
वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन फाई ऐसा, ठीक है। सर जेनॉन के भी तो सारे ऑर्बिटल फील्ड है। जेनॉन के जेनॉन में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। हाँ तो मतलब वो hybrid- एक्साइटेशन, अच्छा वो भूल गए, एक्साइटेशन होता है ना। हाँ। नेक्स्ट, अब पॉइंट नंबर 3, molecular orbitals are made up of, MOs are made up of AOs, ठीक है, and number of MO is equal to, and number of MO are equal to, yes, equal to number of AO। यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 = 1 + 1, या फिर 3 + 3 = 3 + 3, ठीक है, समझ पा रहे हो। 2 + 2 = 2 + 2 क्यों नहीं रहता, वो समझ में आ रहा है। एस ऑर्बिटल एक ही रहता है, तो एक एस 1 + 1, या फिर 3p 3 + 3, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ए ऑर्बिटल शोज विच नेचर, पार्टिकल वेव, ठीक है। ऑर्बिटल में वेव नेचर रहता है, ये भूलना मत, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कभी तो पढ़ाया था, ठीक है। चाहिए तो लिख देना, अगर किसी को याद नहीं होगा, लेक्चर मिस किया होगा, कुछ रहेगा, ऑर्बिटल्स में वेव नेचर रहता है, ठीक है। ओके, तो व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस 2 MOs आर फॉर्म्ड, व्हेन 2 AOs are combined, 2 MOs are formed, ठीक है। ये दो जो MO रहता है, इसमें एक रहता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पहला रहता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे अभी हम लोग बोलेंगे BMO, एंड दूसरा रहता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, विच वन इज मोर स्टेबल, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग वन इज मोर स्टेबल, बराबर। ओके, अब देखो भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में आराम से भी अच्छे से देखेंगे, अभी मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स के दो नेचर रहते हैं, सॉरी दो नहीं, मतलब एक नेचर रहता है, वेव नेचर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के दो रहते हैं, पार्टिकल एंड वेव, जिसमें से ऑर्बिटल वेव का बना है। अब एक ऑर्बिटल ऐसा है, दूसरा भी किसी एटम का ऑर्बिटल ऐसा है, ये दोनों ऑर्बिटल हो गए ओवरलैप, फॉलोड। ऐसा ऑर्बिटल ऐसा दिखता नहीं है, पता है ना, मतलब ऑर्बिटल की शेप्स पता है अपने को, वो एक्चुअल में कैसे ओवरलैप होते, कैसे दिखते हैं, वो बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए हम लोग जैसे पहले पढ़े थे वैसा, ठीक है। तो दो वेव्स जिनकी सेम फेज है, वो दोनों ओवरलैप होंगे, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? तो यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी क्या वीक बनेगी? स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? उसी बदले ये दो ऑर्बिटल अपोजिट इन फेज ओवरलैप हो गए, कौन सा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे वेव, मतलब वेव नेचर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, मतलब वेव की इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम होगा। लेट अस से कि प्लस वाली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वेव थी, ठीक है, तो ये ऐसा, या फिर दोनों वेव्स बची, बट कैसे बची? बहुत कम बची। ए फॉलोड, दोनों ने बहुत सारा एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, जिधर तक ओवरलैप कर रहे हैं। पूरा ओवरलैपिंग होता है क्या बे? कितने परसेंट तक होता है? 50 से कम तक होता है, समझ में आ रहा है, ताकि न्यूक्लियस के रिपल्शन से बचे रहे। तो जितना ओवरलैप हो उतना एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो दोनों कम हो गए।
इसे क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? फॉलोड। बाद में एग्जैक्टली इनके स्ट्रक्चर देखेंगे तो और इजी हो जाएगा, बट बॉन्डिंग में कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव। एंटी बॉन्डिंग में कौन सा होता है, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो जब कभी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, कौन से वाले, एक एंटी बॉन्डिंग एंड दूसरा बॉन्डिंग। समझ में आया? लिख दो। नेक्स्ट, फिफ्थ, atomic orbitals are combined. Atomic orbitals are combined using, ये भी एक वर्ड याद रखना है तुम लोगों को, linear combination of atomic orbitals, प्यार से बोलने का LCAO। हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म सारे के सारे मतलब जो एक्चुअल में बुक में यूज करते हैं ना, वो वाले है, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, मतलब बहुत सी बार मैं मेरे वाले चिपकाता हूँ। हाँ, बट यहाँ पे ये बुक वाले है। अगर एग्जाम में LCAO आया तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, ये मतलब एकदम सिंपल। सिक्स्थ, BMOs are more stable and ABMOs are less stable. ठीक है, बताओ भाई, more stable means it has higher energy या lower energy? Lower energy, तो BMOs are generally lower in energy and ABMOs are generally higher in energy. ठीक है, okay, लिख दो, लास्ट पॉइंट हो गया। हो गया? अब जरा जो फिफ्थ पॉइंट है उसको एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने, वो एक्सप्लेनेशन देख लो, मतलब वो उधर एक्सप्लेन करने जैसा था भी नहीं। हेडिंग लिखेंगे LCAO। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCAO? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बराबर। ओके, नाउ व्हेन LCAO occurs, some atom A having orbital psi A, याद है ना भाई, psi wave function, is combined with some atom B। समझ में आ रहा है? बट वेव फंक्शन कुछ काम की रहती, हाँ देखो भाई, when they are added together it is called as BMO or ABMO? BMO। उसी बदले अगर कोई एटम A किसी दूसरे एटम B के वेव ऑर्बिटल्स के साथ, मतलब वेव्स के साथ सबट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलने का? ABMO, एंटी बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? इसमें कोई भी दिक्कत? नाउ द थिंग इज, साई कुछ काम का है क्या? काम का क्या रहता है? हाँ, क्या? प्रोबेबिलिटी विच इज साई स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? याद है ऐसे कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये सब पता रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो साई A प्लस साई B कुछ काम का नहीं है। ठीक है, बट अपने मतलब ये देखो भाई, हाँ रुको, ऐसे लिखो चाहिए तो, एक साई A एंड साई B है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब ये कंबाइन होते वक्त दो तरीके से कंबाइन हो सकते हैं और होते भी है। ठीक है, एक होता है साई A प्लस साई B एंड दूसरा होता है साई A माइनस। समझ पा रहे हो? साई A प्लस साई B को हम लोग क्या बोलते हैं? BMO। एंड साई A माइनस साई B को, ठीक है, बट यहाँ पे अपने को कुछ ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा सिग्निफिकेंस निकालने के लिए हम लोग इनका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ये समझ पा रहे हो? तो इन दोनों का हम लोग करते हैं स्क्वायर, एंड साई A प्लस साई B का स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी साई A प्लस साई B का स्क्वायर।
फॉलोड माइनस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का तुम लोग आंसर दोगे, ठीक है, ध्यान दो। ग्राफ साई स्क्वायर वर्सेस आर। आर इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। डी भी यूज कर सकते हैं बट जनरली एग्जाम में भी आर रहते हैं, इसलिए मैं आर ही दे रहा हूँ। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने आर ही लिया था ना, साई स्क्वायर वर्सेस आर, वैसा वाला ग्राफ। ठीक है, ये हमारा साई ए का स्क्वायर, ये हमारा साई इंडिविजुअली। जब इन दोनों का ओवरलैप होता है तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन है, ये हमारा ओवरलैपिंग पार्ट। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दिस एक्स्ट्रा पार्ट इज हाउ मच? हाँ, ज्यादा अच्छे से मैंने ये स्लो समझा दिया, ऐसे थोड़ा ऊपर से बताना चाहिए था। हाँ ठीक है, ओके। ये बाकी लोग जिनको नहीं समझा, देखो भाई, ये हम लोग जब कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर कब करते हैं? पहले साई ए था, उसका स्क्वायर किया तो प्लॉट होता है, साई बी था, उसका स्क्वायर किया तो प्लॉट होता है। ठीक है, बट बाद में ओवरलैपिंग पहले किसकी होती है? साई ए और साई बी की। फिर बाद में उसमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए साई ए प्लस साई बी का द होल स्क्वायर कर रहे हैं ना हम लोग, समझ पा रहे हो? तो साई ए प्लस साई बी का द होल स्क्वायर करेंगे तो अपने को मिलता है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। Followed? So this much extra part is corresponding to 2 psi A psi B, and this whole graph is for psi A plus psi B the whole square। ये समझा कि ये पूरा ग्राफ किसका है? ये ग्राफ की हेडिंग है और कुछ नहीं है, या फिर वो पूरा जो पार्ट है। ठीक है, समझा? उसी बदले ABMO में, ठीक है, साई स्क्वायर आर, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, एंड ये ऐसा, समझिए? तो ये काम हो रहा है, होने वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? नहीं, -2 साई साई बी। ठीक है, तो ये जो पार्ट कम हो रहा है यहाँ पे, दैट इज -2 साई ए साई बी। ठीक बा, लिख दो। LCAO समझा? ठीक है, तो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है तो ओवरलैपिंग बढ़ती है या कम होती है? ये थियरी में भी पूछा जा सकता है, ग्राफ में भी पूछे, ऐसे कंपलसरी नहीं। बढ़ती है, कितने फैक्टर से बढ़ती है? 2 psi A psi B, समझ में आ रहा है? And when A and B both are same, then the factor by which it is increasing is 2 psi square। वेरी नाइस। A and B दोनों सेम रहेंगे ना बे, तो तभी 2 psi square बनेगा। समझ में आ रही है ऐसे वर्डिंग? बट तभी एग्जाम में वो क्लिक होना चाहिए बे। और मैं सारे पॉसिबिलिटीज तो नहीं बता सकता ना बे, कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वैसा। ठीक है, और सेम एटम के लिए परसेंटेज इंक्रीज पूछ लेंगे, क्या भरोसा कि अगर अभी यहाँ तक फॉलो किया सबने कि व्हेन ए एंड बी बोथ आर सेम देन द इंक्रीज इन ओवरलैपिंग इज व्हाट? 2 psi स्क्वायर। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन ओवरलैपिंग? क्या भरोसा, ऐसा घटिया सा क्वेश्चन? हाँ नहीं, हाँ 50 ना, हाँ 50, यस करेक्ट। ठीक है, ए देखो भाई, तो यहाँ पे अगर ओरिजिनल ओवरलैपिंग देखोगे तो ओरिजिनल ओवरलैपिंग कितनी थी? साई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर 2 psi स्क्वायर थी। ये येलो वाला ओरिजिनल है, एटॉमिक एटम्स का है।
एंड फिर बाद में ग्रीन वाला टोटल मॉलिक्यूल का है, समझ पा रहे हो? तो जब ए एंड बी बोथ आर सेम तो साई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर, दोनों साई स्क्वायर थे, एंड फिर एक्स्ट्रा का ओवरलैपिंग क्या हो रहा है, 2 साई स्क्वायर ही हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो पहले 2 साई स्क्वायर था जिसमें और 2 साई स्क्वायर बढ़ गया, तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 100%, 100% हुआ, 50 नहीं। ये समझा कितना हुआ, 100% कैसे हुआ, समझा? ऐसे घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं अब, ठीक है? तो तभी एग्जाम में तुम लोगों को टैकल करना है, बोलो 50% कम हो गया, यस। हाँ, कम होते वक्त 50% कम हो रहा है, बट बढ़ते वक्त 100% बढ़ रहा है, ठीक है? ए बाबा बीच में गैप है, ये वाली डायग्राम अच्छे से बनाना, ये बीच में गैप है, ये एक्चुअल में गैप रहती है, इधर एक नोड बन जाता है, नए नोड्स आते हैं, वो बाद में देखेंगे। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एमओ, ठीक है? कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एमओ, ठीक है? इसमें फर्स्ट कंडीशन इज combining AOs should have same energy और similar energy. Combining, ये तो हमेशा कंडीशन रहने वाली है, AOs should have same energy और similar energies, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, उनका ओरिएंटेशन सेम रहना चाहिए, ठीक है? AOs should have same orientation. AOs should have same orientation. मतलब ये अभी ड्रॉ करने की तुम लोगों को जरूरत नहीं, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। एक ऐसा ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है क्या? एक ऐसा ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है क्या? एक ऐसा ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है क्या? फॉलोड? पक्का? ओके। बट एक ऐसा ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर सकता है। क्वेश्चन देखना, वहां पे कौन से एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है। अब ये ऐसे ओवरलैप नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच में वहां पे नोड है ना, बे नोड के साथ थोड़ी ना ओवरलैपिंग होती है। एक पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है, कर सकता है, बराबर। कौन से एक्सिस के अलोंग? एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, चलेगा, ये चलेगा। तो बट ये पी ऑर्बिटल इसके साथ फॉलोड, ये ऐसा वाला क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे? पक्का? ओके, बाद में कभी तो देख लेंगे, पीवाई क्यूज में भी है। नेक्स्ट, अब हेडिंग लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनका शेप हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है? तो देखो भाई, पहले हम लोग देख रहे हैं एस एस ओवरलैप, एस ऑर्बिटल का एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप, ठीक है? देखो भाई, एक एस ऑर्बिटल, दूसरा एस ऑर्बिटल। ओके, इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, मतलब कौन सा ये बनेगा ओवरलैपिंग? बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग, दोनों प्लस प्लस है, ठीक है? तो इसमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी? बॉन्डिंग। एंड ये दोनों प्लस प्लस ओवरलैप करके ऐसे मर्ज हो गए, ऐसे वैसे बनता है, ऐसे, हाँ ठीक है, चलो इतना, ठीक है? ऐसा कुछ, ठीक है? हाँ, ये समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ऐसे मर्ज हो गए एंड एक ऐसे बड़ा सा क्या बनाया इन्होंने, इसे क्या बोलते हैं बे? एमओ। समझ में आ रहा है? उसी बदले सेम एस ऑर्बिटल्स, अगर एक प्लस और एक माइनस रहता, देखा ना, बोथ नेचर्स, मतलब वो स्विच हो सकता है, ठीक है? ऐसे कुछ नहीं है, बट ऐसा अगर रहेगा, ठीक है? एक प्लस और एक माइनस, तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे।
अब ओवरलैप करेंगे तो ये एड अप होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? एड ऐसे सब्ट्रैक्ट होते होते फिर बाद में छोटे छोटे होते जाएंगे, फिर बाद में ये ऐसे बच जाएंगे बेचारे, छोटे हो गए, एक प्लस और एक माइनस। ये समझे क्या? पक्का? ये कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है बे, सिग्मा या पाई? सिग्मा। एक्सियल एक्सिस के ऊपर से जा रहे हैं, क्या कौन सा ओवरलैपिंग है ये? सिग्मा। तो इसको क्या बोलने का? सिग्मा कौन सा ऑर्बिटल है ये? कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है? तो इसको बोलने का सिग्मा एस, इसको बोलने का सिग्मा स्टार एस। स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, समझा? ठीक है। हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन सिग्मा एस? हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन सिग्मा स्टार एस? समझा? पक्का? हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल? 0। सिग्मा एस 0 बट सिग्मा स्टार एस 1। ऐसे फालतू सवाल आते हैं, डायग्राम वहां पे ड्रॉ नहीं कराएंगे ना बे, वो यही सब क्वेश्चंस पूछेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब इसके बाद पी ऑर्बिटल का ओवरलैप, पीपी ओवरलैप देखो भाई, तो पीपी ओवरलैप, पी ऑर्बिटल कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। ठीक है, इसे कौन सा बोलते हैं हम लोग? समझा? ये दूसरा आया, ऐसे ओवरलैप किए, कितने सिग्मा बॉन्ड्स? एक। कितने पाई बॉन्ड्स? 2। कौन सा एक्सेस या फिर कौन सा ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? वेरी नाइस। कौन से 2 पाई बॉन्ड बना रहे हैं? एक्स एंड वाई। समझ में आ रहा है? विच ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर? विच ओवरलैपिंग इज स्टेबल? sigma, and so if it is stable it has higher energy or lower energy? तो sigma 2pz का, सॉरी sigma pz का जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एंड उसकी एनर्जी कम रहेगी। उसी बदले पाई x मतलब पाई px एंड पाई py, इनसे जो पाई बॉन्ड्स बनेंगे उनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी बिकॉज दे आर लेस स्टेबल, अनस्टेबल नहीं, लेस स्टेबल। ठीक है, ओके। अब तो देखो भाई, पहले हम लोग pz pz ओवरलैप देख रहे हैं, pz pz ओवरलैप। ठीक है, ये एक pz ऑर्बिटल, ये दूसरा pz ऑर्बिटल, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये कौन सा ओवरलैप करेंगे, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग, क्योंकि जब ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं तो माइनस माइनस ओवरलैप हो रहा है ना भाई। ऐसा कंपल्सरी है कि प्लस प्लस ही होने चाहिए? नहीं, दे शुड बी इन फेज, दोनों एक ही फेज में रहने चाहिए। तो अगर ऊपर वाले फेज में है तो नया ऑर्बिटल ऐसे ऊपर बड़ा बनेगा, अगर नीचे वाले फेज में दोनों है तो नया ऑर्बिटल नीचे बड़ा बनेगा। बड़ा एम्पलीट्यूड होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होगी तो ये ऐसे लिखेगा, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, प्लस माइनस प्लस। सॉरी, ये समझा? पक्का? एंड इसका नाम, ये कौन सा ओवरलैप है, सिग्मा या पाई? सिग्मा एक्सियल है तो सिग्मा 2pz। ठीक है, वो pz मतलब सिग्मा pz, बट सेकंड से ही p ऑर्बिटल स्टार्ट करना, वो आदत पड़ जाती है, 2pz चलता है। ठीक है, वो pz लिखना चाहिए। तो अब उसी बदले, हाँ, तो नाउ हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन सिग्मा 2pz? हाँ, दिख रहे क्या दो? सबको दिख पा रहे हैं? हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन pz या फिर 2pz? 1। 2pz में कितना रहता है? 1। सिग्मा 2pz में 2। एंड प्लस माइनस प्लस माइनस,
प्लस माइनस प्लस माइनस। ये समझाने की जरूरत नहीं है ना मुझे। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल देखो भाई, ये बाहर वाले उतना ही रहे साइज में, बट जो ओवरलैप करेंगे ये अभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो उनकी साइज कम हो गई। फॉलोड। नाउ हाउ मेनी नोड्स आर देयर? वेरी नाइस, दिख रहा है? तो इसको क्या बोलने का भाई एंटी बॉन्डिंग को? वेरी नाइस, सिग्मा स्टार 2pz। तुम बताओ कितने नोड्स हैं? दिखे? किसका डाउट था? जिस किसी का था। फॉलोड। ओके, ये सबको नोड्स काउंटिंग आती है? हाँ हाँ, जब ऐसे सेम एक्सिस से आता है तो ये ऐसे ओवरलैप कर रहा है ना, तो इसे बोलते हैं एक्सियल, एक ही एक्सिस से आने का। बट जब ये वाई एक्सिस का है, बट ये किसी और एक्सिस से आ रहे हैं, तो वाई एक्सिस वाला ऐसा अगर ओवरलैप किया तो सिग्मा, बट ये वाई एक्सिस वाले इधर से ऐसे आ रहे हैं ना, ऐसे लैटरल ओवरलैप, तो इसको बोलने का पाई। तो अभी ये कैसे जा रहे हैं? सेम ही एक्सिस से जा रहे हैं जिस एक्सिस पे है सिग्मा, और उससे पहले ऐसे आते हैं तो पाई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट pz के बाद अभी px px या फिर py py बनाना सिंपल है तो वो बनाएंगे। px सेम टू सेम। ये देखो बे, py ऐसे ओवरलैप करता है एंड px ऐसे ओवरलैप करता है, तो ऑब्वियसली ऐसे बनाना ज्यादा इजी गिरेगा, बाकी दोनों सेम टू सेम दिखेंगे, चलेगा ना? दूसरा वाला नहीं बनाऊंगा तो। ओके, अब सिर्फ इतना बताना कि कौन सा ओवरलैप हो रहा है, सिग्मा नहीं, क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बताओ बे। बॉन्डिंग देख पा रहे हो सब जन? अब ये ऐसे कौन से एक्सिस के थ्रू ओवरलैप कर रहे हैं? जेड एक्सिस के थ्रू। ये देखो भाई, ये इस जेड एक्सिस के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, जेड एक्सिस के अलोंग वो ट्रेवल करके ओवरलैप करेंगे, एंड इनका शेप ओवरलैपिंग के बाद एक्चुअल में, हाँ, पाई बॉन्ड एक्चुअल में जब बनता है ऐसा बनता है। ठीक है, हाँ, जब वैसे साइड से ओवरलैप करेंगे ना तो एक्चुअल में वो थोड़े से बढ़िया रहते हैं ना भाई, तो ऐसे जब ये ओवरलैप करेंगे तो ऐसे थोड़े से बन जाते हैं, समझ में आ रहा है? क्रेसेंट मून काइंड ऑफ। ठीक है, एंड हाउ मेनी नोड्स आर देयर? 1 दिख रहा है, एक ही नोड, सबको दिख रहा है एक नोड, पक्का? ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद वो x वाला जो रहेगा ये अभी ऐसे है, तो वो इधर से ऐसे जाएगा, बस उतना ही डिफरेंस आएगा, बनाने की जरूरत नहीं है ना। वही मतलब वो सेकंड से ही p ऑर्बिटल स्टार्ट होता है ना, 2p, तो वो 2pz वो हैबिचुअल हो गया इसलिए। अब तो ये हो गया पाई px, 2 नहीं लिख रहा अभी, पाई px या फिर पाई py। ये py है बट x भी सेम दिखेगा, चलेगा ना? पे बना नहीं रहा हूं, ठीक है? एंड नाउ दिस वन प्लस माइनस माइनस प्लस, दिस वन इज एंटी बॉन्डिंग। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड ऐसे एकदम बहुत छोटे से बच जाएंगे बेचारे। समझ में आ रही है? हाउ मेनी नोड्स आर देयर? 2। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमंग्स फॉलोइंग विच वन हैज मैक्सिमम नोड्स, एंड अगेन डायग्राम नहीं मिलती वे, नाम लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, तो अभी हाँ, इसका नाम क्या रहता है? पाई स्टार 2px या फिर पाई स्टार 2py। ठीक है, हाँ, वो मतलब 2 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा अभी के लिए तो। ओके, तो ये सारे एग्जांपल दिख रहे हैं तुम लोगों को तुम्हारे आंखों के सामने,
कौन से है भाई? सिग्मा एस, सिग्मा स्टार एस, सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा स्टार टू पी जेड, पाई टू पी एक्स टू पी वाई, या फिर पाई स्टार टू पी एक्स टू पी वाई. विच वन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स? सिग्मा स्टार टू पी जेड. बट अभी आंखों के सामने डायग्राम्स है ना भाई, एग्जाम में फटफट तुम लोगों को ड्रॉ करनी पड़ेंगी, या फिर मतलब अगर याद तो नहीं रहेगा ये वहाँ पे, तब 2 साल के बाद तो भूल ही गए रहोगे भाई. इतना थोड़ी ना, और मैं लिखा के भी नहीं दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये इसमें मतलब अंत नहीं है भाई. ऐसे उल्टे सुल्टे क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं ना भाई. कितने नोड्स है, या फिर किसमें ज़्यादा नोड्स है, किसमें मिनिमम नोड्स है. हाउ मेनी ऑफ देम हैव 2 नोड्स? इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन गया. हाउ मेनी ऑफ देम हैज 2 नोड्स? 2 है. हाँ 2 ही है. यस, ये समझे? कौन से है? सिग्मा टू पी जेड एंड 3 हो गए. सॉरी, देखा मेरे से मिस्टेक हो गई. ये दिख रहे क्या 3 कौन से? हाउ मेनी ऑफ देम हैव 2 नोड्स? सिग्मा टू पी जेड, पाई टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई. ये 2 है ना बे, ये 2 अलग अलग है. एक ऐसा दिखता है, एक ऐसा रहता है. समझ में आ रहा है? तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए. ठीक है. या फिर हाउ मेनी ऑफ देम हैव 0 नोड्स? एक ही है. समझा? सिग्मा एस. ठीक है. ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, लिख दो. हाँ क्या उसमें क्या? अच्छा इधर बात कुछ भी इतने मोस्टली. हाँ बुरा हुआ. बस मतलब अच्छी तो होगी ना. हाँ जो BST बस तो नहीं वो. हाँ पाई 2px पाए 2px रहता है ना, क्यों नहीं? अरे वही मतलब रहता है बाबा. वो सेकेंड पी ऑर्बिटल इसलिए 2, थर्ड रहेगा तो 3p. चलो बड़े आगे कंटिन्यू करें. ओके, अब तक गए बेचारे. इनऑर्गेनिक बट पेपर में इजी जाता है. वैसे पढ़ते वक्त ऐसे मौत आ सकती है. इतनी भी नहीं आती, तुम लोगों को ज्यादा ही आ रही है. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. क्या टाइम गलत है? हाँ तो 7:30 बजे ही बाकी सारे लेक्चर होते थे. इस साल से 8 बजे क्यों किया वही समझ में नहीं आ रहा है मेरे को. ऐसे मस्त है क्या? हाँ समझ सकते हैं. वही तो मेरा मस्त रहता था ऐसे 7:30 का लेक्चर. बच्चे 7:30 बजे आते थे, मैं 8 बजे पहुंचता था. है ना यार. अभी 8 बजे का लेक्चर है तो मतलब पहले 8 बजे आता था. अभी 8 बजे के लेक्चर को अभी 8:30 बजे आऊँगा तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी, इसलिए मुझे 8 बजे ही आना पड़ रहा है. ऐसे शिट, गलत हुआ मेरे साथ. चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं. हेडिंग लिखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. ठीक है, या फिर रुको भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम. ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम. ठीक है, देखो भाई यहाँ पे हम लोग डायग्राम कम और ग्राफ काइंड ऑफ थोड़ा सा बनाने वाले हैं. ठीक है, जिसमें ये जो एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है? एनर्जी. ध्यान दो भाई. अब एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे. 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होंगे तो बीच में क्या आएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा. ठीक है, तो बीच में रहेगा MO एंड साइड्स में रहेगा AO. ठीक है, इधर तो कोई दिक्कत? AO हैविंग लोवेस्ट एनर्जी इज एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लोवेस्ट एनर्जी 1 वॉट 1s. कौन सा रहता है? 1s. समझ में आ रहा है? तो AO हैविंग स्मॉलेस्ट एनर्जी इज 1s. तो एक एटम का 1s, दूसरे एटम का 1s. इसमें कोई दिक्कत? एक एटम का 1s, दूसरे एटम का 1s. ठीक है, इतना डिस्टेंस बीच में आ रहा है वो नहीं. बस हो गया. चलो ज्यादा नाटक नहीं. अब इसमें 1 + 1 गिव्स अस
1+1, एक रहता है बॉन्डिंग, दूसरा रहता है एंटी बॉन्डिंग। ये फॉलो कर पा रहे हो क्या? पक्का? अब 1s से जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा उसको बोलने का सिग्मा 1s, एंड जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा उसको बोलने का सिग्मा। मतलब बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल सो इट हैज लोअर एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग इज अनस्टेबल सो इट हैज हायर एनर्जी। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? अब 1s के बाद कौन सा AO आता है? 2s। ओके, 2s, एक एटम का 2s, दूसरा एटम का 2s फॉलोड। अब इसमें 1+1 गिव्स अस अगेन 1+1, तो एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। कौन सा वाला बॉन्डिंग है? ऊपर वाला है नीचे वाला? नीचे वाला बॉन्डिंग है, मोर स्टेबल, एंड ऊपर वाला लेस स्टेबल। फॉलो कर पा रहे हो? ओके, तो दिस इज 2s, दिस इज 2s। नीचे वाले को क्या बोलने का? सिग्मा 2s। ओके, एंड ऊपर वाले को समझ पा रहे हो? नेक्स्ट 2s के बाद 2p कितने रहता है? 3 रहता है। 1 2 3, 2px 2py 2pz। यहां पे भी सेम टू सेम 2px 2py 2pz। 3+3 gives us 3+3। एक रहता है सिग्मा, 2 रहता है, विच वन इज मोर स्टेबल, सिग्मा और पाए? तो सिग्मा की एनर्जी सबसे कम। वेरी नाइस। सिग्मा ऐसे लोवेस्ट पे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर पाए। ये 3 क्या है? बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग, क्योंकि उसमें एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ओवरलैपिंग बढ़ता है। एंड उसके बाद ये दोनों एंटी बॉन्डिंग, बट नाम पाई स्टार 2px 2py। दिस वन इज सिग्मा स्टार 2pz। ये सब लोग ये फॉलो कर पा रहे हैं? किसी ने तो कुछ डाउट पूछा था अभी? ओके, ये समझा? पक्का? ओके, तो ओवर हियर 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz। ऐसे मत समझना कि 2pz और 2px कंबाइन हो रहा है, गलत। ठीक है, वो जस्ट नाम लिखने का कन्वेंशन xyz हमेशा लिखते हैं ना वह, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2p फॉलोड। पक्का? इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में 2 डायग्राम्स है। ये पहली है विच इज अ सिमेट्रिकल डायग्राम। तुम लोगों को पूरा स्ट्रक्चर अच्छा खासा सिमेट्रिकल दिख रहा होगा। ठीक है, एंड सिमेट्रिकल डायग्राम इज यूज्ड फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 15। 15 से ज्यादा अगर एटॉमिक नंबर्स रहेंगे टोटल तो इसे बोलते हैं, मतलब इसके लिए यूज होती है सिमेट्रिकल डायग्राम। एंड दूसरी रहती है एसिमेट्रिकल डायग्राम। होता है एसिमेट्रिकल डायग्राम। तो एसिमेट्रिकल किसके लिए यूज होगी बे? ना ग्रेटर देन नहीं, सॉरी, एक काम करो बे, ग्रेटर देन 14 कर दो, ग्रेटर देन 14। ठीक है, एंड asymmetrical diagram is used for atomic number less than or equal to 14, 14 या 14 से कम वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें मतलब 14 बीच का रह जाएगा ना, ग्रेटर देन के लिए वो और नीचे वालों के लिए वो, 14 के लिए क्या, तो लेस देन एंड इक्वल टू 14 के लिए। ठीक है, एसिमेट्रिकल डायग्राम। क्या पहले एसिमेट्रिकल क्या है वो तो पढ़ लो, बाद में ऐसा क्यों देखते हैं अभी। अब एसिमेट्रिकल डायग्राम में होता क्या है? ये नीचे वाला सेम टू सेम रहता है, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूं। 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz।
डिफरेंस क्या आया वो दिख रहा है? क्या डिफरेंस आया दोनों डायग्राम में? हाँ बताओ भाई, डिफरेंस क्या आ रहा है? अरे डॉटेड लाइन बोल्ड हो गई मत बोलो भाई, चमाड़ दूंगा ना। वो अभी मेरे को कंटाला आ रहा है डॉट बनाने के लिए। मतलब क्या क्या स्विच? अरे स्विच कहाँ पे हुआ? नाम बताओ ना। हाँ पाई, पाई और सिग्मा। पाई 2px 2py ये एनर्जी में लोअर डाउन हो गए हैं, दिख रहा है क्या? अब तो यहाँ पे पाई 2px 2py is getting lower than sigma 2pz, ठीक है? बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। इसका रीजन, ये पाई 2px के नीचे वाला जो है वो सिग्मा स्टार 2s है। इसका रीजन है दैट when atomic number is lower these two orbitals can mix। एक्चुअली ये दो नहीं, ये और ये इधर वाला। ध्यान दो भाई, जब एटॉमिक नंबर छोटा रहता है तो पाई 2px 2py सिग्मा स्टार 2s के साथ मिक्स हो सकता है। मिक्स होना मतलब उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है? एंड हाइब्रिडाइजेशन से दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है? ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो 2s की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ती है एंड पाई 2px 2py की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, और वो कम होकर किसके का नीचे आ जाती है? सिग्मा 2pz के। ठीक है, इसका रीजन ड्यू टू intermixing of pi 2px pi 2py orbitals with sigma star 2s orbitals as they have comparable एनर्जीज। ठीक है, इनकी एनर्जी अच्छी खासी सिमिलर रहती है। अब ये एनर्जी सिमिलर कहां तक रहती है? एटॉमिक नंबर लेस देन और इक्वल टू 14। ठीक है, ओके। अब ऐसा क्यों? ओके, ध्यान दो। हाँ, ये ग्राफ तो पूरा आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब आया तो एडवांस में, नहीं तो कुछ काम का नहीं। ठीक है, ध्यान दो जरा, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल लेस देन और इक्वल टू 14 बोलना एक्चुअली गलत है। एटॉमिक नंबर मॉलिक्यूलर नंबर बोलना चाहिए, बट ऐसा कुछ कंसेप्ट है कि अपने पास मॉलिक्यूलर नंबर नहीं, इसलिए हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब क्या? देखो भाई, दो N2 अगर कंबाइन हो गए, एक N का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, N2 का एटॉमिक नंबर बनेगा 7 + 7 14। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ओके, अब दूसरी बात देखो मैं, तो ये 7 जो है वो अपना थ्रेशोल्ड है, 7 + 7 14, N2 खत्म। समझा? हम लोग MOT पढ़ रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो N2 का एटॉमिक नंबर वैसे गलत है और मॉलिक्यूलर नंबर नाम की चीज नहीं रहती, इसलिए। ठीक है, अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है क्या चेंज होते जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर चेंज होंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन ऑर्बिटल्स के ऊपर बढ़ेगा या कम होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देख भाई, ये Z बढ़ रहा है, Z बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी। इधर तक फॉलो कर पा रहे हो? पक्का? अब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी। फॉलोड? ओके, अब देखो, सबसे कम एनर्जी कौन सा ऑर्बिटल की रहती है? 1s। ओके, 1s की एनर्जी बट शुरुआत से बहुत कम ही रहती है, इधर से 0 से थोड़ी ना, शुरुआत से बहुत कम रहती है। वो कम होगी बट उसमें ज्यादा कुछ फर्क आ सकता है क्या?
ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? 1s। ओके, ठीक है। फिर बाद में इससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी किस में रहती है? 2s में। ओके, अब 2s की एनर्जी अच्छी खासी ऊपर थी। जब इसमें अट्रैक्शन, और देखो भाई सेकंड शेल बहुत दूर रहते कि नजदीकी है? ठीक ठाक, 1s से थोड़ा दूर, बट इतना भी दूर है क्या? नहीं। तो बाद में 2s की एनर्जी पहले से ज्यादा थी, और इसके ऊपर जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसकी एनर्जी अच्छी खासी कम हो रही है। वापस ये एनर्जी कम होना किसकी वजह से हो रहा है? z बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से एनर्जी फॉलोड। एंड फिर बाद में आता है अपना 2p। 2p थोड़ा सा दूर है, एंड इसके ऊपर इतना अट्रैक्शन जा रहा नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है। समझ में आ रहा है? ये इसका जस्टिफिकेशन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है। अब शुरुआत के एटॉमिक नंबर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? एनर्जी गैप कम है। जब तक एनर्जी कम है, एनर्जी सिमिलर टू ऑर्बिटल्स कैन इंटरमिक्स, व्हिच इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। एक पॉइंट पे जाके एनर्जी गैप धीरे धीरे क्या होते जा रही है? बाद में एनर्जी गैप धीरे धीरे क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है। तो एटॉमिक नंबर 7 तक वो फिर भी ठीक ठाक है। समझ में आ रहा है? तब तक इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है, बट उसके बाद एनर्जी गैप बहुत बढ़ गई, उसके बाद इंटरमिक्सिंग पॉसिबल। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले क्या किया? देखो भाई, ये कोई थियोरी मतलब कोई भी ऐसे दिमाग से सोच के नहीं बता पाएगा। समझ में आ रहा है? ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व करने के बाद कंक्लूजन निकला, तो कुछ रीजन दे कि भाई इंटरमिक्सिंग क्यों नहीं हो रही है, इसके लिए हम लोगों ने ये बनाया हुआ है। समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू बाद में ये डेटा आया हुआ है और कुछ नहीं। तो लिखो भाई, दिस इज 1s, देन 2s एंड देन 2p। ठीक है, over here at atomic number 7, after 7 and before 7। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी गैप in 2s and 2p is small, and यहाँ पे लार्ज गैप, लार्ज एनर्जी गैप। ठीक है, अगेन ये तुम लोगों को हमारे थियोरी में नहीं मिलेगा मतलब, बट जनरली इसके ऊपर एडवांस में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लिख दो, वो ग्राफ बना लेना। ग्राफ में y एक्सिस पे है एनर्जी एंड x एक्सिस पे है z। z इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। लिखो, हाँ तो 2.5 आवर्स भी बढ़ा रहा हो यार ना, बट मेरा पूरा 2.5 आवर्स बहुत हेवी जाता है, पता है मेरे को भी। कोई नहीं, ये चैप्टर होने के बाद मैं तुम लोगों को कम पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। हाँ, मेरे को भी ऐसे ज़्यादा पढ़ाना पसंद नहीं है, बट ये चैप्टर्स ही इतने बड़े बड़े हैं कि इनको टाइम पास करूंगा, ऐसे 15 लेक्चर लगेंगे तो वो बहुत ख़राब हो जाते, फिर तुम लोगों की भी पढ़ने की इच्छा मर जाती है। 15 लेक्चर थोड़ी ना कोई बैठेगा यार, तो इन चैप्टर्स में मैं ऐसे टाइम पास नहीं कर पाता। इसके बाद वाले थोड़े छोटे हैं तो उनमें मैं ऐसे कम पढ़ाता हूँ, फिर तुम लोग ही बोलोगे कि हैं इतना ही। हाँ, फिर मैं बोलूँगा भक मेरे को नहीं पढ़ाने। और ऐसे मेरे को भी कंटाला आता है ऐसे मरी हुई शक्लें देख देख के, बट कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, पढ़ना तो पड़ेगा। क्या? नहीं, तभी तो मैं ऐसे आधा घंटा लेट ही आता हूँ, मतलब ऐसे। क्या आज? हाँ तो अरे क्या, जनरली मैं तुम्हारे लेक्चर में टाइम पे ही आने की कोशिश रखता हूँ। कितना लेट आता हूँ मैं? ऐसे 5-10 मिनट लेट मत बोलो, 5-10 मिनट ही होता है वो लेट नहीं रहता, वो नॉर्मल ऑन टाइम रहता है। ठीक है, हाँ, नहीं, तुम्हारे ऐसे लेक्चर्स में ऐसे अभी के लिए तो मैं ऐसे मेंटेन रखा हूँ। एक बार मेरा ये सब पढ़ा के हो जाने दो, फिर बता दो तुम लोगों को लेट क्या रहता है। रुको, तुम लोग टाइम पे आओगे सालों। और क्या? नहीं यार, वो ऐसे दूर से आते हैं ना बेचारे, ऐसे तो उनको लेट ज्यादा होता है। हाँ ना,
ऐसे उनको बीट करना डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए ऐसे। वो कितने बजे आ रहे तुम्हारे लेक्चर में से? हाँ क्या मिनिमम आधा घंटा। अरे बट उनका सेकंड लेक्चर रहता है ना, फर्स्ट लेक्चर में 8:30 बजे आ रहे हैं। हो अच्छा, अब कंपटीशन देनी पड़ेगी, रुको करता हूँ मैं कुछ तो ट्राई करता हूँ, रुको। हाँ क्या? अच्छा 1 घंटा लेटा हूँ मैं, अच्छा वही मैं बोलने वाला था कि लेक्चर ही कैंसिल कर देता हूँ ना सालों, वैसे आता ही नहीं हो। ओके अब ना देखो तो यहाँ पे एमओटी में तुम लोगों को एट द एंड इतना ही याद रखना है, जो लोग बाद में ध्यान नहीं दे रहे थे, जिनको सब बाउंसर जा रहा था, इतना एटलीस्ट ध्यान रखो, सफिशिएंट है। देखो 1 1 1 1 1 1 2 2 1 सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz. This is symmetrical diagram. दिख रहा है ना अच्छा खासा सिमेट्री, इधर सिमेट्री है, इधर है और इधर है। ये 3 अलग अलग पार्ट थे, अभी हम लोग एक साथ लिख रहे हैं इसलिए तुम लोगों को शायद से सिमेट्री दिख रही नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एसिमेट्रिकल 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ही है ऐसे, मतलब ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ इट इज एसिमेट्रिकल। अगर 2 1 1 2 करोगे तो वो सिमेट्रिकल बनेगा ना। ये सिमेट्री एसिमेट्री समझ में आती है ना भाई, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ओके ओके, ये समझा पक्का। बीच में से कट करेंगे इसको, इतने पार्ट को बीच में से कट कर रहा हो तो सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या? नहीं, वो रिपीटेटिव है। अरे भाई सिमेट्रिकल मतलब मिरर इमेज होनी चाहिए। देखो भाई, इसमें सिमेट्री दिखती है, इसमें सिमेट्री, ये सिमेट्री है, उल्टा दिखता है, पता है ना भाई, सेम नहीं दिखता। ओके, सेम नहीं दिखता सिमेट्री में, उल्टा दिखता है। ये देखो इसमें सिमेट्री है, उल्टा दिख रहा है, रिफ्लेक्शन काइंड ऑफ। इसमें उल्टा दिख रहा है क्या? इसमें सेम दिख रहा है, ठीक है। मिरर में कभी ऐसे दिख जाए तो भाग जाना सालो, तो नहीं तो बोलोगे मिरर तो है ना ये। ओके, तो दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज एसिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल इज यूज्ड फॉर atomic number greater than 14. Asymmetrical is used for atomic number less than or equal to 14, ठीक है, ओके। एंड इनकी एनर्जी लेवल्स सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, pi 2px, pi 2py, सिग्मा 2pz, pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz। लिखो। सॉरी, ये डायग्राम ही नहीं समझी कि वो रीजन। ओके, एक काम करते हैं, मुझे एक एग्जांपल लेने दो। एटॉमिक नंबर का मीनिंग बताता हूँ, ठीक है, डन। मतलब वो 14 कैसे हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है कि इंटरमिक्सिंग का
14 सिर्फ 14 ना, हाँ ओके, मतलब 7 का 14 कैसे हो रहा है, ओके। तो देखो अभी हम लोग n के बारे में नहीं पढ़ने वाले, हम लोग n2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो n2 में 2 n है ना, एक n का एटॉमिक नंबर 7, तो 2 का 14 वैसे है, हाँ मतलब O2 के लिए हम 16, हाँ O2 के लिए सिमेट्रिकल यूज करेंगे, करेक्ट। N2 के लिए एसिमेट्रिकल बट O2 के लिए सिमेट्रिकल। कुछ नहीं, बता तो बता, अभी एग्जांपल लूंगा तो समझेगा। ये इधर अपनी इतना तो समझा अभी के लिए। अच्छा तू बाहर गई थी, वाह बेटा मस्त, पहले तो सो रही थी, ठीक है, मतलब ध्यान नहीं था, वैसे तुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मैंने कुछ तो सिंपल करके बताया तब तू अवेलेबल नहीं थी, बुरा हुआ मतलब तेरे लिए, बहुत बुरा हुआ। अब इसके बाद ट्रिक्स पढ़ लेना थोड़ी बहुत और, चलो बे। सर तो ये 14 में वो समेशन ऑफ मॉलिक्यूल में जितने भी हाँ यस। अब नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर, इसकी डेफिनेशन देने की जरूरत है, ओके। इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल एटम्स, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। देखो बॉन्ड ऑर्डर का एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, BO इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO। BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ हाफ क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले वो रीजन देख लेते हैं। हाफ क्यों करने का, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख रहे हैं ना बे, तो जितने इलेक्ट्रॉन उनको हाफ से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अब माइनस, क्योंकि देखो बे BMO अपना ओरिजिनल बॉन्ड है, ABMO है क्या, नहीं, तो ABMO के इलेक्ट्रॉन उसमें से माइनस करने के, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, ठीक है। ये अभी के लिए फॉर्मूला लिख दो, बाद में क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक नेचर, ये पढ़ा के हो गया था, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर एक रहता है डायमैग्नेटिक। नाउ टेल मी, डायमैग्नेटिक मींस सब्सटेंस व्हिच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट और रिपेल्ड बाय मैग्नेट, रिपेल्ड बाय मैग्नेट, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स आर वीकली repelled by magnet and they have paired electrons या unpaired electrons, paired electrons, very nice, paired electrons, ठीक है। whereas paramagnetic substances, paramagnetic substances, they are weakly, yes, weakly अट्रैक्टेड बाय, मैग्नेट्स बोलना गलत है एक्चुअली, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये देखो भाई, इस थियरी में सब कुछ समझ में आया होगा, ऐसे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी थियरी, इसके पहले की थियरी जितनी नहीं थी, हम लोग पॉइंट्स लिख रहे थे एंड डायरेक्ट एग्जाम्पल्स कर रहे थे, जल्दी समझ में आया था। इसमें बहुत ज़्यादा थियरी है, ठीक है। वो तुम लोगों को 100% समझा वैसे कंपलसरी नहीं है, एटलीस्ट 50% भी समझा होगा सफिशिएंट है। अब एग्जाम्पल्स जब करेंगे तो अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। जिसको 50 भी नहीं समझ में आ गया होगा तो सॉरी बुरा हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है। बट 50% तो मतलब समझने जैसा है, इसमें इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत तो समझ में ही आएगा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तुझे 10% भी नहीं आया ना, अच्छा नहीं, वैसे वो नहीं बोल रही थी, क्या बोल रही थी उसको बताना प्लीज़। मुझे थोड़ा सा गॉसिप दे, कुछ ऐसे कर रही होगी तो, हाँ ना, ऐसे कंटाला आ रहा है, ऐसा लेक्चर बहुत लंबा चौड़ा जा रहा है, ऐसे बता कुछ ना, बस कुछ नहीं, चुप बैठो, रोना स्टार्ट मत करो, ठीक है। हाँ सिलेबस कंप्लीट करना है, हाँ यही चैप्टर बढ़ा है। इसके बाद सिर्फ हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और हाँ थर्मोडायनेमिक्स एक थोड़ा सा बढ़ा है वो, बट ज्यादा नहीं है वो, इसके कंपैरिजन में छोटा है, 8 लेक्चर्स बस वही तो, ज्यादा नहीं। हाँ
बट थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा क्या बोलता है, वेरिएशन है और प्लस इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मस्त है, मजेदार है, ऐसे हीट वीट पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस की कहा, मतलब वो सच्ची टाइम पास है, ऐसे करोगे तो ऐसे समझेगा, ठीक है। बट ये थोड़ा सा, हाँ क्या करूँ, लगाओ, गर्म हो रहा है, एसी बंद की क्या? नहीं, अच्छा मैंने वो फैन कम किया था ना बाद में, लो। क्या वो होएगा, रुको। अब नेक्स्ट, चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। हाँ बंद, अच्छा नहीं वो चालू है बट अभी बंद होगा थोड़ी देर में, चलते हैं, छोड़ो। अब यहाँ पे लिखो भाई, थैंक यू बताने के लिए बाय द वे। फर्स्ट H2, अभी ध्यान दो सब जन यहाँ पे जल्दी, आईपैड यहाँ पे। अब देखो भाई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है। तो यहाँ पे दो AOI 1s1s, दोनों ओवरलैप हुए। ये एग्जाम में इतना बनाते बैठने की वैसे जरूरत नहीं है अगर तुम लोगों को डायरेक्ट विजुअलाइज करने हो रहा है, बट स्टिल ठीक है। ये पहले हाइड्रोजन का 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s, समझे? 1s 1s ओवरलैप करके सिग्मा 1s सिग्मा। नाउ बोथ ऑफ देम हैव 1 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले हायर शेल में जाएंगे या लोअर शेल में जाएंगे? लोअर ऑर्बिटल, सॉरी शेल नहीं, ऑर्बिटल। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? ऑफ बॉस प्रिंसिपल, ठीक है। ये ऐसे फालतू सवाल भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे भी ऑफ बॉस प्रिंसिपल फॉलो होगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। दोनों के दोनों कहाँ पे गए? बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग। एनर्जी बढ़ी या कम हुई? कम हुई। H2 मॉलिक्यूल स्टेबल बना कि अनस्टेबल बना? स्टेबल बना। एंड बॉन्ड ऑर्डर हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। हाफ इनटू कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए? 2। कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है? कितना बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड तो बनता है हाइड्रोजन में। He2, He2 देखो बे, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। हाँ एक बात रह गई, मैग्नेटिक नेचर, पैराइड आया। H2, ये H2 है बे, दिस इज H2। ये बीच वाला पार्ट H2 है। डाया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायमैग्नेटिक, ओके वो लिख देना नीचे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डायमैग्नेटिक। अब ये सेम टू सेम, ये एक हीलियम, ये दूसरा हीलियम, ये एक हीलियम का 1s, ये दूसरे हीलियम का 1s, ये फिर He2 का सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s स्टार। कितने इलेक्ट्रॉन है बे? 1s2 1s2, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो 1 2 3 4। हाँ यही 1 2 3 4 इधर भी कर सकते हो। किधर गया वो लिखा हुआ? हाँ 1 2 3 4 खत्म। इधर ही डायरेक्ट होता है ना भाई, 1 2 3 4 ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उधर तक पहुंचना है बस, खत्म, थियरी फिनिश्ड। और कुछ नहीं है इसमें फिर। ओके चलो भाई, बॉन्ड ऑर्डर, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? 2। बॉन्ड ऑर्डर निकालो जरा। 0 कितने है? 0, बिकॉज He2 डज नॉट एग्जिस्ट। नोबल गैस है बे, बॉन्ड थोड़ी ना बनाती है। अरे समझा क्या? तो 0 बॉन्ड ऑर्डर मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन? He2 डज नॉट एग्जिस्ट। ये समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे हो? अरे यार, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नो बॉन्ड्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिख दो।